हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक। इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट 1 जो है हम लोगों का समाप्त हो गया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। तो हम लोग अध्ययन को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज का पढ़ाई। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। तो सन 700 और 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन इस काल में दिखाई दिए। सन 700 और 1750 के बीच जो है बड़े पैमाने पर अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं। तो नई तकनीकी का इसमें दर्शन होता है अलग अलग समय पर। जैसे सिंचाई में रहट का प्रयोग होने लगा और कटाई के लिए चरखे का प्रयोग होने लगा और युद्ध में अग्निशास्त्रों का प्रयोग होने लगा। अग्निशास्त्र यानी बारूद वाले हथियार का प्रयोग होने लगा। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। तो सिर्फ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ही परिवर्तन नहीं दिखाई दिए, बल्कि खान पान के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए इस उपमहाद्वीप में। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। तो परिणाम स्वरूप जो है यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। तो हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। तो इस युग में लोगों की गतिशीलता जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर की यात्राएं करने लगे थे। तो अवसर की तलाश में लोग जो है सो झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग बगड़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सात वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और आचार्य राजपूतों की आचार संहिता पर बल पराक्रम और स्वभाव और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का जो लाभ है वो मराठा, सिख, जाट, अहोम और काश्तों ने भी उठाया। इनमें मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य भी करने वाली जाति थी। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। इस पूरे काल के दौरान क्रम से जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। तो पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को जो है मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। तो कुछ वनवासी जो थे जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की भेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है,
इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। तो एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई और दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और दर्जा हो सकता था। तो दर्जा जो था बदलते रहते थे संसाधनों। और अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। तो अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ जो थी स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। पर्यावास का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से। तो पर्यावास का जो तात्पर्य है यानी अर्थ वो है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। चोल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया। तो गयासुद्दीन बलबन जो कि शासन किया था 1266 से 1287 ईस्वी तक, उसकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति लिखा गया है। उसमें उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया जा रहा है, जो पूर्व में बंगाल, गौर से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गज्जन तक फैला हुआ था। तो गयासुद्दीन बलबन का जो साम्राज्य था सो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान यानी कि गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौर आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मशालिक अल अवसर फ्री ममालिक अल अमशर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। तो मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मशालिक अल अवसर फ्री ममालिक अल अमशर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांतों का उसने उल्लेख किया है। उसे हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों से सीटेट में पूछा जा सकता है कि शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मशालिक अल अवसर फ्री ममालिक अल अमशर में क्या चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो इसमें मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांतों का वर्णन किया गया है। तो हम लोग प्रांतों के बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद तुगलक के साम्राज्य में कितने प्रांत थे, तो 24 प्रांतों का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। इसमें है फर्स्ट है सिविस्तान, एक बार आप लोग देख लीजिए। सिविस्तान, कच्छ, मुल्तान, कालानौर, लाहौर, शमाना, सरस्वती, कुहराम, हाशी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, करा, अवध, बिहार और लखनौती भी था। जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, द्वार समुद्रम और मावार भी था। तो 24 प्रांतों का वर्णन किया गया है। गयासुद्दीन तुगलक के साम्राज्य में 24 प्रांतों का वर्णन किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा तथा क्षेत्र के बारे में। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। तो सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र में एक अलग भाषा है, जिसमें है सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में। तो द्वार समुद्री जो है दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती है और तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में और मावारी तमिलनाडु में, गौरी बंगाल में और अवधी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है और हिंदी जो है दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है। तो अमीर खुसरो ने बतलाया कि
इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन भाषा है। तो संस्कृत जो थी यह प्राचीन भाषा थी, जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं और आम लोग नहीं जानते। तो अमीर खुसरो ने कहा है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत है, जो कि किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भाषा है, जिसे सिर्फ ब्राह्मण जानते हैं और आम लोग, आम जनता यानी नहीं जानते हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। तो 18वीं सदी में मुगल वंश जो था पतन के ढलान पर था और क्षेत्रीय राज्य उभरने लगे थे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी, ताकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बन रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे पुराने और नए धर्म के बारे में। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। तो मध्यकाल के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल भी व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। तो दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षण से नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इन दबदबा और भी बढ़ गया। तो इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। संरक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, तो संरक्षक उसे कहा जाता था। कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, तो उसे संरक्षक कहा जाता था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी, जिस तरह पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। तो मध्य युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में हुआ। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। तो मध्य युग में ही नए नए धर्मों का आगमन भी हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। तो 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल पहुंचा।
मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानती है। तो मुसलमान जो है कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिसम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। तो 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो प्राचीन भारत के इतिहास को हिंदू और मध्यकालीन इतिहास को मुस्लिम और आधुनिक कालीन इतिहास को ब्रिटिश काल कहा गया। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। 6th क्लास में हम लोगों ने जो इतिहास पढ़ा था उसे प्राचीन काल, और 7th क्लास में जो हम लोग इतिहास पढ़ेंगे वो मध्यकाल का इतिहास होगा। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो 7th क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास के 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिकी उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।